गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिनक्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर अपना कंप्यूटर खोलूंगा और यहाँ पर अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोलने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर सर्च बार के अंदर डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज। अभी जो वर्चुअल बॉक्स होता है ये हम लोग यहाँ पर लिनक्स को प्राप्त करने के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। हम में से कई लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर विंडोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग उसके अंदर उबंटू को इंस्टॉल कर सकें। वर्चुअल बॉक्स एक यूटिलिटी है जो एक वर्चुअल मशीन बनाने में आपकी मदद करेगी, यानी कि विंडोज़ में रहते हुए या फिर मैक में रहते हुए आप लोग लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू डाल सकते हैं, किसी भी एक तरह की वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एक लिनक्स मशीन है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर लिनक्स इंस्टॉल करना विंडोज़ के अंदर की एक वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सिखा रहा हूँ। तो जल्दी से ओरेकल की ये जो वेबसाइट आप लोग को पहला रिजल्ट दिख रही है इसको आप लोग क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग विंडोज़ होस्ट के लिए वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं चाहता हूँ आप सभी के सब इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और उसी के साथ साथ नीचे कमेंट में मुझे अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ये बता दें। ऐसा इसलिए करें ताकि मैं आप लोग को अपनी ऑफिशियल स्टूडेंट्स की लिस्ट में ऐड कर लूँ। मैं रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ कंप्लीट लिनक्स पर, तो वो थोड़ा बड़ा कोर्स रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को उसमें इनरोल कर लूँ, इसलिए मुझे नीचे अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ये ज़रूर बता दें इस वीडियो को लाइक करने के बाद। सो गाइस ये जो वर्चुअल बॉक्स हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये क्या करेगा, ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी मदद करता है हमारी विंडोज़ होस्ट में रहते हुए हम लोग लिनक्स इंस्टॉल कर सकें, उबंटू इंस्टॉल कर सकें या फिर लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रो इंस्टॉल कर सकें। मैं बताता हूँ आप लोग को लिनक्स के डिस्ट्रो के बारे में कि ये डिस्ट्रो क्या होता है। लिनक्स को लिनस टोरवॉल्ड्स नाम के एक जीनियस ने बनाया था और उनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस लेकर आने थे जो कि अर्ली 90s में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तब जब वो चेंजेस करना चाहते थे लिनस टोरवॉल्ड्स तो हुआ क्या कि यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनको उसके पैसे देने पड़ते और ना ही वो अच्छे से चेंजेस कर पाते उसके अंदर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूनिक्स जैसा कुछ एक ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें लोग अपना कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, जिसको कि लोग चेंज कर सकें, इंप्रूव कर सकें, और इसलिए उन्होंने लिनक्स बनाया और वो इवॉल्व होते होते कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें आते आते आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं वो आपको लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अब ये लिनक्स जब बना तब क्योंकि कोई भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता था और कोई भी इसको आगे बढ़ा सकता था, इसलिए हुआ क्या कि जैसे जैसे इसमें लोगों ने इंप्रूवमेंट्स किए, किसी ने कोई चीज़ ऐड करी, किसी ने कोई चीज़ ऐड करी, किसी ने इसको स्पॉन करके अपना कुछ कर लिया, किसी ने अपना कुछ कर लिया, तो अलग अलग तरह के लिनक्स बन गए थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। जैसे उबंटू एक है, रेड हैट एक है और भी कई तरह के, कुबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। तो ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाते हैं, अलग अलग तरह के होते लिनक्स ही हैं ये, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं इसके अंदर, थोड़े थोड़े चेंजेस, कोई चेंज करके किसी ने अपना बना लिया, कोई चेंज करके किसी ने अपना बना लिया। लेकिन इनमें से कुछ ऑफिशियल और ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप लोग को रिकमेंडेड मेरे तरफ से है, यूज़ करें आप लोग। उबंटू आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं काफ़ी टाइम से उबंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं उबंटू ही इस ट्यूटोरियल में आप लोग को यूज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको एकदम सिमिलर रहेगा किसी और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिनक्स एक ही है, लेकिन बस यहाँ पर जो उबंटू है वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो चलते हैं उबंटू की वेबसाइट में और डाउनलोड करते हैं उबंटू को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ये जो वर्चुअल बॉक्स है ये तो सिर्फ एक यूटिलिटी है जो कि इंस्टॉल करने में मदद करेगी, एक नई वर्चुअल मशीन बनाने में मदद करेगी। तो उबंटू को डाउनलोड करने के लिए मैं अपने गूगल सर्च के बार पे लिखूंगा डाउनलोड उबंटू 18 और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहला लिंक ही आ गया है मेरी उबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप लोग यहाँ पर देखें उबंटू 18 को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और नीचे उबंटू 19 को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं वो डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि वो LTS नहीं है और LTS मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब आप लोग यहाँ पर अगर 16 भी डाउनलोड करते हैं तो चलेगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर 18 डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर 18 भी डाउनलोड करेंगे तो काम जो है एकदम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड पे लगा दिया, 1 GB की फाइल है, थोड़ी सी बड़ी फाइल है, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा वेट यहाँ पर कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे वर्चुअल बॉक्स और ये उबंटू डाउनलोड हो जाएगा, हम लोग पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ के अंदर और फिर उसके बाद ये उबंटू किस तरह डालना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा एकदम प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मेरे उबंटू और मेरा वर्चुअल बॉक्स दोनों यहाँ पर एकदम डाउनलोड हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वर्चुअल बॉक्स के सेटअप को खोलूँगा ताकि मैं वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकूँ। तो मैंने इसको खोला, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है।
अब यहाँ पर एक पॉइंट पे आपको वार्निंग देगा, नेटवर्क इंटरफेसेस। आप लोग को सिंपली वार्निंग को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। थोड़ी देर के लिए आपका इंटरनेट जाता है, ये वार्निंग देता है ये, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा इंस्टॉल। आप लोग आगे बढ़ते जाएं और इसको फाइनली आप लोग इंस्टॉल कर लें। अब बीच बीच में ये कुछ परमिशंस मांगता है, इस तरह की मशीन इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसको जो परमिशन चाहिए आप लोग दे दें। अब वर्चुअल बॉक्स भी अपडेट होता रहता है, नई नई चीज़ें लोग लाते रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसको एकदम स्मूथली जैसे कह रहे हैं इंस्टॉल कर लें। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो चुका है और मैंने इसको अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप आइकन से खोल लिया है। आप लोग स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके भी वर्चुअल बॉक्स सर्च करें और उसके बाद आ जाएगा आपके पूरे डब्बे के अंदर, उसके अंदर क्लिक करके आप लोग आराम से इसको खोल सकते हैं। एक बार आपने वर्चुअल बॉक्स खोल लिया तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। मैं जिस तरह यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बनाऊँगा, आप लोग को एकदम उसी तरह बनानी है। आप लोग यहाँ मशीन पे क्लिक करें और उसके बाद जिस तरह मैंने न्यू पे क्लिक किया है उस तरह आप लोग न्यू पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे होगा क्या कि एक नई मशीन बनाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब क्योंकि हम लोग उबंटू 18 बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मशीन का नाम और हम लोग उसका टाइप देंगे लिनक्स और उबंटू 64 देंगे वर्जन में। तो टाइप में लिनक्स देना है, वर्जन में उबंटू 64 देना है। तो उबंटू 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर उबंटू 64 दिया है। आप लोग अगर यहाँ पर 32 बिट करना चाहते हैं, अगर आप लोग विंडोज 7 वगैरह कोई पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो 32 बिट करें। और मैं ये करने के बाद सिंपली अपनी मशीन को क्रिएट कर लूँगा। जब मैं अपनी मशीन को क्रिएट कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछेगा कि आपको मेमोरी साइज़ कितना देना है। आप लोग यहाँ पर 1 GB दे दें अगर आप एक स्लो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग 8 GB या अबव का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 3.5 GB ऑफ रैम आप दें उसको। अगर आप लोग इतनी देंगे तो एक अच्छा कंप्यूटर आपका बनेगा, एक अच्छी वर्चुअल मशीन आपकी बनेगी और उसको चलाना काफ़ी स्मूथ होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सिंपली इसमें 3.5 GB दें। अगर आपके पास एक फास्ट कंप्यूटर है, एक जो हमारा नॉर्मल होता है 8 GB वाला i5 i7 का कंप्यूटर वो, वरना अगर आप कोई स्लोअर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली 1 GB दे सकते हैं। अब क्योंकि आपकी मशीन स्लो है तो वर्चुअल मशीन भी स्लो होगी, बट अगेन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक आपको इसको एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जैसे लगती है उसी तरह एक वर्चुअल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर VDI चुनकर 10 GB की हार्ड डिस्क एलोकेट कर लें। अगर आप लोग स्लो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर फास्ट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 200 GB का एलोकेशन मैं रेकमेंड करूँगा। अब आप लोग जैसे ये सब करेंगे आप लोग आगे बढ़ें। जिस तरह ये नेक्स्ट करके जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, कुछ ऐसा स्पेशल आपको टिक नहीं करना है अभी के लिए। सिंपली आप लोग आगे बढ़ के मशीन को क्रिएट कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मशीन यहाँ क्रिएट हो चुकी है और मुझे यहाँ पर अब मुझे मेरी मशीन दिखाई दे रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मैं इस मशीन को अब स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मशीन पे और इसको ओपन करूँगा। अब जैसे ही मैं इस मशीन को ओपन करूँगा, मुझे इस मशीन में उबंटू डालना है। अभी डाला नहीं है उबंटू, मैंने उबंटू मेरा डाउनलोड होके तैयार रखा है, मुझे उबंटू इसमें डालना है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको दिखा दूंगा अपने डिस्क में जहाँ पर मैंने उबंटू को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा वो अपने डिस्क इमेज उबंटू का और यहाँ पर बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जैसे मैंने आपको बताया आगे बढ़ना है। कुछ टाइम के बाद अभी थोड़ा टाइम लेता है। जब ये टाइम ले रहा है तो आप ये मत समझना कि मैंने वीडियो में जल्दी दिखा दिया, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखाया था कि आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। लेकिन कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। जैसे आप लोग स्लो कंप्यूटर में अगर उबंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो आराम से आपका आधे घंटे से ज़्यादा ले लेगा, और अगर फास्ट में कर रहे हैं तब भी टाइम लगता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि टाइम आप दें, जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी आगे बढ़ती जा रही है उसको टाइम दें। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग इसको खोलेंगे, आप देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला होगा ट्राई करें उबंटू को, दूसरा होगा इंस्टॉल कर लें उबंटू को। अब वर्चुअल मशीन पर ट्राई ना करें उबंटू को, इंस्टॉल ही कर लें। सीधे से इंस्टॉल पे क्लिक करें आप लोग और सिंपली डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना है। कुछ आपको ये जैसे जैसे मैं टिक्स लगाते जा रहा हूँ यहाँ पर वैसे वैसे लगाते जाना है और आगे बढ़ के हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ अपने उबंटू के अंदर, मैंने लॉगिन कर लिया। ये जो प्रॉम्प्ट्स आते हैं इनको आप लोग बंद कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, एकदम सही से पीसी चलती है हमारी। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने स्लो कंप्यूटर बनाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेट मी टेल यू बिफोर हैंड। और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊँगा कि कभी कभी ये फुल स्क्रीन में नहीं आता है और उसका सॉल्यूशन होता है आप डिवाइसेस में क्लिक करके इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज, इस पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें और उससे वो कभी कभी ठीक हो जाता है। अगर आपने कम रैम एलोकेट करी है और कम GBs एलोकेट किए हैं हार्ड डिस्क के लिए, तब आपकी प्रॉब्लम जो है बनी रहती है। अब देखिए आप, मैं यहाँ विंडोज़ के अंदर हूँ लेकिन उबंटू के अंदर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डन पे क्लिक कर दूंगा और ये जो मेरा है डन हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो वर्चुअल मशीन है वो थोड़ी सी स्लो चलती है। अगर आप लोग एक कंपेयर करें 4 GB की वर्चुअल मशीन को एक 4 GB के कंप्यूटर से, तो वर्चुअल मशीन ऑब्वियसली स्लो चलेगी थोड़ी सी। तो आप लोग बेयर करें उसके साथ और आप लोग इस बात की समझ रखें कि हमने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर चल रहा है, तो थोड़ा सा
स्लो चलेगा ही चलेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को लिनक्स समझाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा क्या होता है, किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह आप लोग अपने लिनक्स कैरियर को इन्हांस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सो गाइस मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर अपने पहले कमांड के साथ। मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा कमांड कहाँ से इशू करते हैं। आप लोग एक्टिविटीज़ पे क्लिक करें और एक्टिविटीज़ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली सर्च पर टर्मिनल लिख देना है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल लिख रहा हूँ और जैसे मैं टर्मिनल लिखूंगा मुझे टर्मिनल मिलेगा। अब अगेन आपने स्लो पीसी बनाई है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बट अगेन मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ स्लो पीसी पे थोड़ा सा स्लो रहेगा अगर वर्चुअल मशीन है तो। एक्चुअल मशीन है तो बिल्कुल फास्ट चलता है उबंटू, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि उबंटू स्लो है, वर्चुअल मशीन की वजह से स्लो हो जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया है। मैं यहाँ पर चाहूँगा सब लोग यहाँ पर ls लिखें और ls लिखकर हमारा पहला प्रोग्राम पहला कमांड जो है वो हमने यहाँ पर चला लिया है। अब सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बस पहला कमांड चलवाना था। ls होता है आपकी जो डायरेक्टरी है, आपका जो जिस भी फोल्डर में आप हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं ये दिखाने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर लिनक्स कुछ नहीं है। अब आप लोग को कुछ लोग को लगता है कि लिनक्स एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। लिनक्स एकदम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उबंटू का डेस्कटॉप वर्जन है। अगर आप लोग सर्वर वर्जन में हैं तो आप लोग को होगा क्या कि यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल मिलेगा, इसीलिए मैं टर्मिनल से कमांड इशू कर करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि मैं डेस्कटॉप वर्जन में हूँ लिनक्स के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग यही काम जो टर्मिनल से कर रहे हैं, कुछ कमांड्स जो हैं वो आप लोग फाइल मैनेजर में आसानी से कर सकते हैं, जैसे फोल्डर क्रिएशन या फिर फाइल डिलीशन या फिर उसी के साथ साथ रिनेम वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं तब होगा क्या कि ईजी पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर फाइल मैनेजर के साथ। लेकिन हम टर्मिनल से करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर सकें, शेल स्क्रिप्टिंग कर सकें जब भी ज़रूरत पड़े। हम एक कोडर हैं और हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हांस करना है। एज अ प्रोग्रामर हमको लिनक्स को देखना है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब लिनक्स एक ओपन सोर्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओएस से ज़्यादा लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी आकर इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है, कोई भी आकर इसमें सजेशंस दे सकता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में कितना ज़्यादा इवॉल्व हो गया, एकदम अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ही देता है। पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके क्रॉस, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के जो बटन्स थे वो पहले यहाँ पर हुआ करते थे लेफ़्ट में, अब यहाँ राइट में आ चुके हैं। और अभी ये 18 में आते आते ये कहाँ से इवॉल्व होकर आया है और अभी 18th वर्जन में है और ये इतना अच्छा हो गया है अभी कि आप लोग इसको एकदम विंडोज़ से भी ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करें। अब क्या होता है कि लोग कुछ पूछते हैं कि ये रोबस्ट क्यों है, इतना कैसे बना इतना रोबस्ट, फ्री में, वो भी जब किसी ने पैसे नहीं। तो हुआ क्या कि कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया। जब कम्युनिटी को कोई चीज़ मिली फ्री में, कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया और कम्युनिटी आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लिनक्स और उबंटू जैसे डिस्ट्रोस को इस्तेमाल कर रही हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यूनिक्स सीखना था मुझे, लिनक्स क्या है ये, या फिर मुझे लिनक्स सीखना था, उबंटू क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोगों की सिर्फ सोच में है कि लिनक्स जो है वो डिफ़िकल्ट है। लिनक्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है। उसी के साथ साथ बताना चाहूँगा उबंटू में, लिनक्स में और यूनिक्स में डिफरेंस। जो उबंटू होता है हमारा, उबंटू एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो हमारा यूनिक्स है वो हमारा यूनिक्स फाउंडेशन है लिनक्स की, यानी कि लिनक्स की बुनियाद यूनिक्स से खड़ी हुई थी। यूनिक्स से स्टार्ट हुआ था, यूनिक्स को देखकर लिनक्स बना था और मैक ओएस भी यूनिक्स बेस्ड है। तो यूनिक्स एक बहुत पुराना ओएस है और एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो लिनक्स है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर, एक फ्रीवेयर है और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल आप चाहें तब भी आप जाकर उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं ईजिली और आपके अगर चेंजेस अच्छे हुए तो उनको ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मेंशन करना चाहूँगा एक चीज़ कि आप लोग उसको USB ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते थे एक एक्चुअल कंप्यूटर में, लेकिन वर्चुअल मशीन बनाना सबसे आसान लगा मुझे, मेरे लिए एटलीस्ट, जो कि एक विंडोज़ को इस्तेमाल करने वाला इंसान है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, विंडोज़ में वर्चुअल मशीन बनाकर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया किस तरह बनाकर आप मल्टीपल मशीन्स को स्पॉन कर सकते हैं। लेकिन आपकी रैम वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप लोग को मज़ा आएगा वर्चुअल मशीन्स में काम करने में, वरना अगर आपकी ऑलरेडी जो होस्ट मशीन है वही स्लो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई लिनक्स के बारे में। टर्मिनल हमने यहाँ पर खोल लिया। अब होता क्या है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है CLI, एक होता है GUI। इनफैक्ट दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं। तो इंटरफेसेस की बात की जाए, मैं चाहूँगा आप लोग नोट्स लेते रहें, जो मैं बता रहा हूँ। दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं, एक तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ में कमांड लाइन इंटरफेस होता है, बट विंडोज़ ने अपना फोकस मेन ये रखा कि यूज़र यूज़ करेगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उबंटू में क्या होता है कि एक प्रोग्रामर उसको जब इस्तेमाल करता है तो CLI
भी इस्तेमाल करता है और GUI भी इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि जो लिनक्स है उसमें टर्मिनल को इस तरह बनाया गया है कि इंसान उसको इस्तेमाल करेगा और उसमें भी उसको भी यूज़र एक्सपीरियंस में ऐड करके बनाया गया है। तो कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं। ये कमांड लाइन इंटरफेस है जहाँ पर हम लोग कमांड इशू कर करके अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ये करवाना है। और जो GUI होता है उसमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने फाइल मैनेजर फायर किया है अपना। उसमें होगा क्या कि मुझे बहुत सारी डायरेक्टरी जैसे कि आप ये देख रहे हैं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर ओपन, मूव टू ट्रैश, कॉपी टू, मूव टू, कॉम्प्रेस, सेंड टू, ये सब चीज़ें जो ऑप्शंस हैं ये सब इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें GUI से अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें CLI से अच्छी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई ऐसा कमांड लिखना चाहते हैं जो कि कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो कि CLI में आप लोग को एक लाइन में हो जाएंगे और GUI में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग को एक फाइल को दूसरी फाइल से में मूव करना है और आपको उनका फुल पाथ मालूम है तो CLI में आप एक कमांड इशू करेंगे, लेकिन GUI में आपको बार बार क्लिक करके जाना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, बैक आना होगा, फिर उसके बाद दूसरे फोल्डर में जाना होगा और कॉपी पेस्ट करना होगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो CLI और GUI के अपने अपने यूजेस हैं और CLI कभी कभी जो है प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन जो GUI होता है वो कभी कभी वो भी अच्छा साबित होता है। कहाँ पर? जैसे आप मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रोसेसेस वगैरह देखना चाहते हैं, सिस्टम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमारा टास्क मैनेजर होता है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं GUI में अच्छी होती हैं। तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी यहाँ पर और मैं वापस से अपने टर्मिनल में आ जाऊँगा और आप लोग को समझाऊँगा लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पर ls लिखूँ, जैसे कि मैंने अभी लिखा था ls, तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, मैंने एक ये टाइप कर दिया था, आई एम सॉरी अबाउट दैट, इसीलिए मेरा ls कमांड नहीं चला। तो जो ls है उसका मतलब होता है कि डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर दो। तो अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ ये कैसे चेक करूँगा? तो ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा pwd, जो कि होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं अभी यहाँ पे cd/ लिखूँगा और आप लोग को बताऊँगा अभी cd का मतलब। लेकिन मैं अभी यहाँ पर अगर आप लोग को ls रन करके दिखाऊँ तो होता क्या, मैं आपको एकदम समझाता हूँ सही से। जो हमारी विंडोज़ होती हैं उसमें हमारी अलग अलग ड्राइव्स होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। लेकिन हमारा जो लिनक्स होता है उसके अंदर जो है एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, फाइल सिस्टम में ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो स्लैश होता है वो हमारा रूट नोड होता है, इसलिए स्लैश को रूट भी बोलते हैं। तो रूट नोड होता है। अब रूट नोड के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं, वो फाइल या डायरेक्टरी हो सकती हैं, जैसे कि बिन, डेव, ये सारे के सारे इसके नोड्स हैं। अब इसके अंदर और नोड्स हो सकते हैं, यानी कि एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं, और इस तरह एक पूरा ट्री बन जाएगा अगर आप लोग ट्री को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर लिनक्स में जब भी आप ls कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पर आप हैं, जैसे कि अभी मैं स्लैश के अंदर हूँ और कहाँ पर आप हैं ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा pwd की मदद से। तो मैं अभी स्लैश में हूँ। अब cd कमांड क्या करेगा, आपको ले जाएगा एक सब डायरेक्टरी के अंदर। जैसे कि मान लो मैं ls लिखूँ तो ये मुझे सारी की सारी जो स्लैश के अंदर, यानी कि मेरे रूट नोड के बाद जो ट्री के नोड्स हैं, यानी कि रूट के जो चिल्ड्रेन हैं वो मुझे दिखा रहा है अभी। ls का मतलब जहाँ पर आप हैं उसके कौन कौन से चिल्ड्रेन हैं, उनके बच्चे कौन कौन से हैं और उन बच्चों का पेरेंट कौन है, स्लैश है। तो अगर आप लोग pwd रन करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा पेरेंट कौन है, और ls रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कौन है। अब जैसे कि आपने देखा इसमें बहुत सारी जो है डायरेक्टरीज हैं। अब आप लोग अपनी डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन होती हैं हमारी डायरेक्टरी रूट के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से etc, bin, usr, TMP और DEV, जो कि आपको लिनक्स के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में देखने को मिलेंगी। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिख कर आ रहा है Harry2 @Harry2 वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने Harry2 नाम की एक मशीन बनाई थी, जो कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एलोकेट करी थी। इनिशियली मैंने जो मशीन बनाई थी उसमें मैंने रैम और जो डिस्क स्पेस है वो थोड़ी कम एलोकेट करी थी। तो Harry2 है मेरे यूज़र का नाम, और ये मैंने वर्चुअल मशीन बनाते समय चुना था। और Harry2 वर्चुअल बॉक्स है मेरी मशीन का नाम। और डॉलर का मतलब है कि मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ। अब मैं यूज़र के बारे में आप लोग को बाद में बताऊँगा। और स्लैश का मतलब ये है कि मैं स्लैश डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं यहाँ पर cd लिख के बिन कर दूँ, यानी कि मैं cd कमांड का इस्तेमाल करके बिन के अंदर घुसूँ, तब यहाँ पर देखो स्लैश बिन आ गया। तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, आप जाना चाहते हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ बिन लिखा, मैंने स्लैश बिन नहीं लिखा। स्लैश बिन हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट पाथ, और अगर मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा तो वो हो जाएगा मेरा रिलेटिव पाथ। अभी बस आप लोग इतना समझ लो कि अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर हो उसके अंदर ls कर लो और cd के बाद किसी भी डायरेक्टरी का नाम डालोगे तो आप उसके अंदर घुस जाओगे। और उसके बाद जब आप ls करोगे तब आपको उसके अंदर की सारी डायरेक्टरी और फाइल की लिस्टिंग मिलेगी, और उसके बाद आप ऐसा करते जा सकते हो। जैसे मैं DOWN लिख के टैब दबाऊंगा तो कुछ नहीं मुझे मिल रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हैरी क्रेडिट के अंदर हूँ। तो मैं cd डॉट करके बैक जाऊँगा।
अब मैं PWD करूँगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, मेरा जो होम फोल्डर है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मैं CD करके टैब दबाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, DO करके टैब दिखाऊंगा तब भी कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन DOW लिख कर अगर टैब दबाऊंगा तो क्योंकि DOW से सिर्फ ये फोल्डर स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। ऐसा हर कमांड के लिए आप लोग कर सकते हैं, टैब दबा के ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है और आप जो है आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो CD डाउनलोड्स करूँगा तो डाउनलोड्स के अंदर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप लोग यहाँ से डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो अगर मैं CD डॉट डॉट करके वापस से अपने होम में चला जाऊँ, तब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ MKDIR और यहाँ पर लिख दूँ हैरी, तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन जाएगी हैरी नाम से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हैरी नाम से एक डायरेक्टरी बना दी है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर लिख दें, मान लो आप लोग यहाँ पर लिख दें CD हैरी, तो आप हैरी के अंदर घुस जाएंगे जिस तरह आप डायरेक्टरी के अंदर घुसते हैं। अब हैरी के अंदर भी मैं वापस से डायरेक्टरी बना सकता हूँ। आप ये देखो कि मैं बना रहा हूँ ये चीज़ किससे, मैं बना रहा हूँ CLI से और देख रहा हूँ GUI में। तो अगर मैं वापस से MKDIR दिस कर दूं तो यहाँ पर देखो दिस नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। तो कितने भी फोल्डर्स आप बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, ये सब काम आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था। अब यहाँ पर MKDIR के साथ साथ एक MV कमांड के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर पाथ आपको पता चल गया। पाथ क्या होता है, किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट पाथ देखने के लिए आप PWD कर दो। ये होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि इस डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये इस डायरेक्टरी का पता है। तो अगर मैं इस डायरेक्टरी में से दिस को कॉपी करना चाहता हूँ कहीं और, तब मैं ये /दिस करके इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो लिख दूँ, एक कमांड आप लोग को बताता हूँ, touch1.txt 1.txt लिख दिया मैंने गलती से, बट मुझे 1.txt लिखना था। तो 1.txt मैंने लिख दिया तो एक ब्लैंक फाइल बनाता है टच कमांड। तो ये कमांड भी आप लोग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँ touch2.txt और ये भी बनाता है क्या, एक नई फाइल। टच ही कमांड है, वही फाइल है, मैंने दूसरी फाइल बना दी है, एक 1.txt की जगह 2.txt बना दी है। अब मान लो मैं 1.txt और 2.txt दोनों को दिस के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो मैं MV कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। MV कमांड का मतलब है मूव कर दो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.txt और मूव कर दो 1.txt को कहाँ, मूव कर दो 1.txt को दिस के अंदर। तो मैं जैसे ये करूँगा तो 1.txt मेरी जा चुकी है दिस फोल्डर के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस के अंदर मुझे 1.txt मिल रही है। तो इस तरह आप लोग MV कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ MV कमांड का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप CP कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉपी होता है। अब मान लो मैं एक कदम पीछे जाता हूँ, यहाँ पर हैरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरा टर्मिनल है वो भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, टर्मिनल खोल के रखता हूँ, फोल्डर भी खोल के रखता हूँ। अब मान लो मैं CP करूँ, CP2.txt और इसको मैं डाल दूँ दिस के अंदर, सॉरी नॉट हैरी, दिस के अंदर। तब यहाँ पर क्या होगा, 2.txt कॉपी हो चुका है दिस के अंदर, तो दिस के अंदर मुझे 2.txt भी मिलेगा। तो एक तो मैंने आपको मूव कमांड बताया MV, एक मैंने आपको कॉपी कमांड बताया CP। तो ये दोनों कमांड्स जो है आप लोग ध्यान में रखें। ये कमांड आप लोग फुल पाथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं PWD यहाँ पर लिखूँ, सबसे पहले मैं टच 56.txt बना लेता हूँ, एक 56.txt नाम की फाइल बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा CP/home/HA लिखूँगा, टैब दबाऊँगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर HA दबाऊँगा, टैब दबाऊँगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दबाऊँगा /5 दबाऊँगा, टैब दबाऊँगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी कर दो इस फाइल को, कहाँ, स्लैश के अंदर कॉपी कर दो, यानी कि मेरी रूट में ला दो इस फाइल को। एंटर मारूंगा तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड, कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल। अब ये एरर क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा। स्लैश के अंदर आप नहीं लिख सकते फाइल, आपको राइटिंग की परमिशन नहीं है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा ये एरर क्यों आया। आप लोग बस इस एरर को याद रखना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, /home/हैरी2 के अंदर इसको मान लो कॉपी करना चाहते हैं, तो मैंने फुल पाथ दिया, यानी कि एब्सोल्यूट पाथ दिया। अब हैरी2 के अंदर ये फाइल आपको मिलेगी जब भी आप देखोगे 56.txt। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जब भी आप यहाँ पर होम पे जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर 56.txt मिलेगी। क्यों मिली 56.txt, क्योंकि मैंने कॉपी कर दिया 56.txt को। मैंने यहाँ पर कहा कि ये पाथ पे जो फाइल थी उसको इस पाथ पे भी ला दो। CP कमांड ने कहा ओके भाई, मैं क्या करूँगा, इस पाथ में जो फाइल है उसको इस पाथ के अंदर कॉपी कर दूंगा। CP मतलब होता है कॉपी। CP की जगह MV यूज़ किया होता तो क्या होता है, इस पूरी लोकेशन पे जो फाइल होती वो हट जाती यहाँ से और आ जाती यहाँ पर। तो CP और MV में आशा करता हूँ कि डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। MKDIR हम लोगों ने देख ही लिया है, MV हम लोगों ने देख लिया, CD/ हम लोगों ने देख लिया, CD डॉट डॉट स्लैश हम लोगों ने देख लिया। अब MV और CP तो आप लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। LS तो पहला कमांड
कमांड था जो हमने रन किया था, उसी के साथ साथ pwd तो हम चलाते ही आ रहे हैं। तो कमांड लाइन के जो बेसिक्स हैं अभी आपको क्लियर हो चुके हैं, यानी कि जो सिंपल से बेसिक्स थे वो आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। बस आप लोग को एक काम करना है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आप लोगों को एक नोट्स यानी कि एक पेपर या फिर डायरी, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो, या फिर एक टेक्स्ट फाइल में भी आप लिख सकते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सारे कमांड अपने लिनक्स के आप लिख लें ताकि जब भी आप बैठें तो वो फाइल आप लोग एक्सेस करें। आप लोग क्लाउड पे रख सकते हैं उसको, डॉक वगैरह बनाकर कुछ भी आप लोग करें, आपको वो एक्सेसिबल होना चाहिए। आप मेल में कर सकते हैं अपने पास। बस सारे के सारे कमांड आप लोगों को वहाँ पर लिखने हैं, और सारे के सारे कमांड जैसे ही आप लोग लिखेंगे वहाँ पर, आप लोग जब भी लिनक्स वगैरह जैसे सिस्टम्स में काम कर रहे हैं तो आपके सामने वो कमांड्स रहेंगे, और आपके सामने जब वो कमांड्स रहेंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए लिनक्स चलाना। अब एट दिस पॉइंट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि फुल स्क्रीन मोड में कैसे जाते हैं। आप व्यू में जाकर फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हैं, और यहाँ पर डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन कर दें। कह रहा है कि आप यू कैन एक्सेस इट बाय प्रेसिंग होस्ट होम, या फिर आप जो है यहाँ पर स्विच कर दें। आप पूरे फुल स्क्रीन में आ चुके हैं। तो फुल स्क्रीन में आने के अपने फ़ायदे हैं, और फुल स्क्रीन में आने से होता क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही उस कंप्यूटर में आ चुके हैं, बिल्कुल ही एकदम घुस चुके हैं उस कंप्यूटर में। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग नीचे अपना माउस का लेके जाएंगे एरो, तो यहाँ पर देखो सारा का सारा आप लोग को मिल रहा है। अब ये दबा देंगे वापस से, छोटे हो जाएंगे आप लोग। तो मैं फुल स्क्रीन में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं, अब मेरी होस्ट मशीन विंडोज़ है। एट एनी पॉइंट मैं बोलना नहीं चाहता कि यार मैं अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर हूँ, ये वर्चुअल मशीन है। क्योंकि आजकल रेजोल्यूशन वगैरह इसका कितना अच्छा दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ। एनीवेज, तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा यूज़र्स के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को यूज़र्स के बारे में बताने के लिए मैं आपको लेकर आऊँगा यहाँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज़र्स इन लिनक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिनक्स में कितने तरह के यूज़र होते हैं, क्या क्या मतलब होता है सबसे पहले यूज़र का, और जो बेसिक्स हैं उनके साथ स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, एक होता है हमारा रेगुलर यूज़र। तो रेगुलर यूज़र एक ऐसा यूज़र है जो कि आपको मालूम है, रेगुलर जो से कि उसका नाम बता रहा है कि रेगुलर यूज़र वो सारे काम कर सकता है अपनी डायरेक्टरी के अंदर। इसकी एक अपनी डायरेक्टरी होगी, होम डायरेक्टरी, और अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ही कुछ भी कर सकता है, सारी परमिशंस होंगी इसको। कोई भी फोल्डर बना सकता है, कुछ भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। लेकिन होगा क्या कि ये दूसरे यूज़र्स की होम डायरेक्टरी में नहीं घुस सकता। तो मान लो मेरे पास 3 यूज़र्स हैं, U1, U2, U3, तो ये अपनी अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हैं, एक दूसरे की होम डायरेक्टरीज के अंदर नहीं झांक सकते। जब तक कि कोई परमिशन अगर दे दे अपनी होम डायरेक्टरी की, तब हाँ ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन रेगुलर जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई किसी की होम डायरेक्टरी के अंदर ताक झांक नहीं कर सकता। एक होता है हमारा रूट यूज़र, और यही 2 यूज़र होते हैं प्राइमरीली हमारे पास। लेकिन रूट यूज़र क्या करता है, किसी की भी डायरेक्टरी में तो इसको फुल एक्सेस होता है पूरे सिस्टम का। तो ये किसी की भी होम डायरेक्टरी में देख सकता है, अपनी होम डायरेक्टरी में देख, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो कि रूट यूज़र नहीं कर सकता। तो ये रूट यूज़र होता है, ये इसको सुपर यूज़र भी बोलते हैं। तो ये एडमिन होता है, तो ये एक एडमिन है और ये सब काम कर सकता है। और यहाँ पर इसको सुपर यूज़र भी कहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ और सुपर यूज़र। और ये जो सुपर यूज़र होता है इसको सारी परमिशंस होती हैं सबके लिए, सबकी डायरेक्टरी में घुस के कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है, कोई भी फाइल बना सकता है, किसी की भी एक्सेस को रिवोक कर सकता है, काफ़ी काम कर सकता है। तो ये रूट एक्सेस है। अब क्या होता है कि अगर कोई एक रेगुलर यूज़र है उसको एक रूट एक्सेस दी जाती है, यानी कि मान लो U1 है, तो अगर मान लो उसके पास रूट एक्सेस है, तो मान लो आप U1 थे पहले और आपको रूट एक्सेस मिल गई। जैसे कि मैं हैरी 2 हूँ अपने सिस्टम के अंदर, हैरी 2, और मान लो मुझे रूट एक्सेस है अभी, जो कि मुझे है एक्चुअली, बट मान लो पहले नहीं थी और अब मुझे मिल गई है। तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा sudo, अपना जो भी कमांड जो कि मैं नहीं चला पाता था पहले, जैसे कि मान लो किसी दूसरे की डायरेक्टरी में ताक झाक करना, या फिर कोई फाइल क्रिएट करना, या कोई ऐसा काम करना किसी दूसरे की डायरेक्टरी में जो कि पहले मैं नहीं कर पा रहा था, वो अब मैं sudo लगा के कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर sudo mkdir कर सकता हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं पहले नहीं कर पाता था। मैं यहाँ पर sudo करके वो सारे कमांड चला सकता हूँ। बस मुझे sudo लिख देना एक कमांड से पहले, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये रूट है, चेक करेगा। अगर रूट नहीं है तो आपको ऑब्वियसली नहीं करने देगा, लेकिन अगर आपके पास रूट एक्सेस है तब आप लोग यहाँ पर sudo की मदद से कर सकते हैं। करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें आप लोगों को। उसी के साथ साथ अगर मैं sudo su लिख दूँ तो मैं उसके बाद कुछ भी करूँगा तो मुझे मान के चलेगा कि मैं सुपर यूज़र हूँ, लेकिन ये करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कुछ काम आप एक्सीडेंटली कर सकते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते हैं। और उससे होगा क्या कि आप लोग, जैसे कि मान लो आप अपना sudo su लिखकर अपना नॉर्मल काम करने लगते हैं। अब आपने sudo su लिख दिया तो आपके पास पावर आ गई है, सारी की सुपर यूज़र की पावर आ गई है, आप कुछ भी कर सकते हो पूरे सिस्टम के अंदर। और आप गलती से कोई भी गलती आपने करी छोटी मोटी तो आप किसी की पूरी डायरेक्टरी उड़ा सकते हो। और मान लो कोई U2 है,
यूट्यूब ने अपना काफ़ी काम करके अपनी डायरेक्टरी में रखा है और आपने गलती से उसकी डायरेक्टरी उड़ा दी, तो कितना ज़्यादा नुकसान झेलना होगा यूट्यूब को। इसीलिए sudo लगाकर जो आप कमांड चलाना चाहते हो ध्यान से आप चला लो और बाकी अपना रेगुलर यूज़र से काम करते रहो। एक तीसरा यूज़र होता है हमारे पास, उसका नाम होता है सर्विस यूज़र। ये टाइप होता है और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, प्राइमरीली 2 होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी होता है सर्विस यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई सर्विसेज हैं, जैसे कि सर्वर चल रहा है आपके लिनक्स में, आपकी उबंटू में, अपाचे 2 वगैरह, तब इनका एक अपना अकाउंट होगा। तो एक सर्विस का अपना अकाउंट है, इस तरह की सर्विसेज हैं, इनका एक अपना अकाउंट होगा, वो सर्विस यूज़र होता है। तो अभी के लिए आप इन 2 यूज़र्स पे फोकस करें और यही प्राइमरीली 2 तरह के हमारे पास यूज़र्स होते हैं, एक रेगुलर यूज़र, एक सुपर यूज़र या फिर रूट यूज़र। इनको सारी एक्सेस होती है रूट यूज़र को, रेगुलर यूज़र को अपनी डायरेक्टरी में सारी एक्सेस होती हैं, और जो रूट यूज़र प्रोवाइड करता है दूसरी डायरेक्टरीज़ में या फिर जो हमारा लिनक्स का कर्नल बाय डिफ़ॉल्ट प्रदान करता है वो होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये यूज़र वगैरह समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूंगा और आप लोग को अब समझाऊंगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ एक बार और, वर्सेस रिलेटिव पाथ। और हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा लिनक्स है वो कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है। तो स्लैश होता है, ये रूट नोड होता है हमारा, फिर यहाँ पर हमारे पास बिन होता है, यहाँ पर हमारे पास ऐप्स होता है, और भी अलग अलग तरह के फोल्डर्स होते हैं, ETC होता है। मैं 3 मान रहा हूँ, भी बाकी भी बहुत सारे होते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। और बिन के अंदर मान लो हमारे पास और कुछ फोल्डर हैं, मान लो एक फाइल है F1, एक FO1 है, फोल्डर 1 के अंदर एक और F2 हो सकती है, FO2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे हमारा पूरा जो कंप्यूटर है वो ऐसे डिज़ाइन होता है। अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अभी ये मेरी मान लो PWD है, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। वैसे PWD जो कमांड होता है उसका मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे अगर FO2 में जाना है तो मैं CD FO2 लिखूंगा, तो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ये बोलेगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट FO2 में जाना है आपको, तो ये मुझे ले जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ आना है यहाँ से, तब मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आना कहाँ पर है, मुझे आना यहाँ पर है। तो मुझे देना पड़ेगा CD/bin/FO1। यहाँ पर मैं CD FO1 लिखूंगा तो ऐप्स के अंदर देखेगा, कोई FO1 अगर नहीं है ऐप्स के अंदर तो एरर थ्रो करेगा। तो अगर आप कहीं और से कहीं अजीब सी आर्बिट्री लोकेशन में जाना चाहते हैं तब आप यूज़ करें एब्सोल्यूट पाथ। तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ, और ये स्टार्ट होता है स्लैश से, यानी कि शुरू में कंप्यूटर से बता रहे हैं आप कौन से नोड पे जाना है आपको। और रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि यहाँ से कहाँ जाना है, जैसे कि यहाँ पर वो आप FO2 में जाना है, तो यहाँ पर आपको जिस तरह लिख सकते हो CD FO2, और जैसे ही आप CD FO2 में जाओगे तो आप FO2 के अंदर चले जाओगे। ये है मेरा रिलेटिव पाथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है रिलेटिव, और यहाँ पर लिख देता हूँ पाथ, मेरा रिलेटिव पाथ। तो मैं आशा करता हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा वापस से कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ पर हम लोग और कमांड्स सीखेंगे, अपनी लिनक्स के ज्ञान को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। सो गाइस, हम लोगों ने अभी रेगुलर यूज़र और सुपर यूज़र के बारे में देखा। अब हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को देखेंगे ज़रा प्रैक्टिकली। अब आप लोग देखिए यहाँ पर डॉलर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग देखें यहाँ पर मेरे नाम के बाद आपको डॉलर साइन दिखाई दे रहा है। डॉलर का मतलब है रेगुलर यूज़र, यानी कि मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ अभी इस कंप्यूटर में जो काम कर रहा हूँ। अगर मैं सुपर यूज़र में स्विच करना चाहता हूँ, कोई भी कमांड अगर मैं रन करना चाहता हूँ सुपर यूज़र के तौर पे, तो मैं sudo लिख के कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बनना ही चाहता हूँ sudo यूज़र, यानी कि आने वाले कमांड्स जो भी मैं टाइप करूँ मैं चाहता हूँ कि sudo यूज़र के तौर पे ही मैं टाइप करूँ, तब मैं sudo su लिख दूंगा, जो कि मैं अभी लिखूंगा नहीं। मैं सबसे पहले आप लोग को एक कमांड रन करके दिखाऊंगा, और वो है sudo apt-get update। अब यहाँ पर 2 कमांड होते हैं, एक तो होता है sudo apt update, एक sudo apt upgrade। लेकिन मैंने तो apt get लिखा है, apt तो लिखा ही नहीं है। तो होता क्या है कि जो apt होता है वो अभी उबंटू 18 से जो है शॉर्ट कर दिया इन लोगों ने, sudo apt update कर दिया इस कमांड को। लेकिन apt get जो है वो पुराने वर्जन में चलता है, apt नहीं चलेगा पुराने में। अगर आप उबंटू 16 में हैं तब apt नहीं चलेगा, apt get होता है। लेकिन अगर आप उबंटू 18 में है तो चाहे आप apt चलाएं या apt get चलाएं, दोनों चलेंगे। तो मैं इसलिए apt get चला रहा हूँ ताकि जो भी उबंटू 16 यूज़ कर रहे हैं उनका भी चले। अब यहाँ पर क्या होता है, apt get update क्या होता है। अब क्या होता है कि आप apt क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। apt की मदद से आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और apt जो होता है वो अपडेट करने के लिए, यानी कि लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको अपडेट करने के लिए हमें ये कमांड रन करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं। तो एक बार पहली बार जब मैं sudo यूज़ करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, कहेगा आप अपना पासवर्ड दें। मैंने गलत डाला है अभी जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, कह रहा है सॉरी ट्राई अगेन, गलत डाला आपने। तो
और अगर आप लोग सही डालेंगे तो ये कह रहा है वर्किंग, और ये क्या करेगा, ये इस वेबसाइट से, यानी कि ये जो इनकी एपीआईज हैं यहाँ से सारा फैच कर रहा है कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के कौन कौन से वर्जन्स उपलब्ध हैं, वो लिस्ट फैच कर रहा है। तो ये कह रहा है देखो मैंने इतनी केबी फैच कर ली 13 सेकंड में, दिखा रहा है हमको, और थोड़ा सा टाइम लेता है ये आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। इसी के साथ साथ एक और कमांड होता है sudo apt या फिर sudo apt-get upgrade। अभी जो अपग्रेड कमांड है वो क्या करता है, ये एक्चुअल में इंस्टॉल कर देता है आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को। तो sudo apt-get upgrade इंस्टॉल रन करेंगे आप, तो सारे के सारे अपडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अपडेट और अपग्रेड, इनमें ये डिफरेंस होता है। अपग्रेड इंस्टॉल कर देता है, अपडेट सिर्फ लिस्ट को अपडेट करता है, इंस्टॉल नहीं करता है। तो ये जो है डिफरेंस होते हैं। मैं थोड़ा वेट करूँगा अपने इस अपडेट कमांड के रन होने तक का, और थोड़ा सा रुकूंगा और फिर हम वापस आएंगे। सो गाइस मेरा ये रन हो चुका है यहाँ पर, इसने जो है जल्दी से फटाक से मेरा सारा अपडेट कर दिया लिस्ट को। लेकिन अब मैं यहाँ पर sudo apt लिख के, क्योंकि मैं 18 में हूँ तो मैं apt का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा sudo apt upgrade, और ये क्या करेगा, जाएगा देखेगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं, और एकदम से जो भी हो सकते हैं उनको अपडेट करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो मैं अभी वाई कर देता हूँ। मैं अभी क्या करूँगा, जो जो मुझे सजेस्ट करेगा मैं इसको अलाउ कर दूंगा कि ठीक है आप ये सारे सॉफ्टवेयर जो है इनको इंस्टॉल करो, और ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनको अपडेट कर रहा है मेरे लिए। और ये अपडेट करेगा एक्चुअल में तब जब मैं अपग्रेड लिखूंगा, और अगर मैं सिर्फ अपडेट लिखूंगा तब क्या होगा, अपडेट लिखूंगा तो लिस्ट अपडेट होगी सिर्फ। तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेगा और एक एक करके इंस्टॉल करेगा। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ, इसको चलने देता हूँ, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर बात करेंगे आगे की। सब कुछ गैस अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग वापस से क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे कुछ कमांड्स को। अब मैंने आप लोग को ls कमांड के बारे में बताया था, और मैंने आप लोग को बताया था कि ls कमांड लिस्ट कर देता है सारी डायरेक्टरी के कंटेंट को। अब अगर मैं यहाँ पर ls-r एंटर करूँ तो ये क्या करता है, मुझे डायरेक्टरी और उसके अंदर की सब डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स को भी लिस्ट करके देता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसने मुझे बताया कि होम में तो ये है, जो आपकी बाहर वाली जिस डायरेक्टरी में आप हो उसके अंदर तो ये कंटेंट है, लेकिन उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम दिस है, और उसके अंदर ये फाइल्स हैं, एंड सो ऑन। आर का मतलब यहाँ पर रिकर्सिव होता है, और ये क्या करता है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी, इसके सारे कंटेंट को लिस्ट करता चला जाता है रिकर्सिवली। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब अगर मान लो आप हिडन फाइल्स बनाना चाहते हैं, कुछ फाइल्स आप चाहते हैं कि ls करके ना दिखे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ls करूँ तो ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर touch.harry लिख दूँ तब होगा क्या, अब देखो विंडोज़ में तो डॉट के बाद जो लिखते हैं वो एक्सटेंशन होती है फाइल की, लेकिन यहाँ पर लिनक्स में क्या होता है कि डॉट से जो फाइल स्टार्ट हो रही है वो एक हिडन फाइल हो जाती है। अब ls करूँगा तो हैरी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन एक फ़ाइल बन चुकी है डॉट हैरी नाम की, एक हिडन फाइल बन चुकी है। उसको कैसे लिस्ट कराएं, तो अगर आप यहाँ पर लिख दें ls- से, तो देखिए डॉट हैरी भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सारी हिडन फाइल्स भी देख पा रहा हूँ अपनी रेगुलर फाइल्स के साथ साथ। तो ls- क्या करेगा, मुझे हिडन फाइल्स को दिखा देगा। तो ls- का आप इस्तेमाल करें जब भी आप हिडन फाइल्स को देखना चाहते हो, और इसी तरह ls- LART होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्विज़ के तौर पे मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि ls- LART क्या करता है, L से क्या होगा, R से क्या होगा, और T से क्या होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसको सर्च करके इसको खोजें कि ls- L क्या होगा, ls- T क्या होगा, और ls- R क्या होगा। ये सब चीज़ आप लोग को मुझे नीचे कॉमेंट में लिख कर बतानी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो टर्मिनल है वो काफ़ी क्लटर्ड हो चुका है, यानी कि उसमें काफ़ी कंटेंट मैंने जो कि लिखा है वो मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, बार बार नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक मुझे क्लीन टर्मिनल मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तब आप लोग क्लीन कमांड को इशू कर दें। ठीक है, क्लीन कमांड को सॉरी नॉट क्लीन, क्लियर कमांड को इशू कर दें। तो जैसे ही आप क्लियर कमांड को इशू करेंगे तो ये आपका इस तरह टर्मिनल दिखेगा, लेकिन ये सिर्फ स्क्रॉल हुआ है। तो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो पुराने कमेंट्स आ जाएंगे वापस, लेकिन तब भी एक आप लोग को क्लीन चीज़ दिखेगी, आप क्लीन टर्मिनल दिखेगा। क्लियर कमांड आप लोग को इस तरह का व्यू देता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हिस्ट्री की। कमांड हिस्ट्री होती है हमारी लिनक्स के अंदर, और अगर मान लो मैं सिर्फ हिस्ट्री को इशू कर दूँ, मैंने हिस्ट्री लिखा तो मुझे सारे कमांड बता रहा है जो मैंने रन किए, तो मैंने ये सारे कमांड्स रन किए हैं। तभी कहते हैं कि कमांड के तौर पे कभी पासवर्ड को मत चलाना, नहीं तो हिस्ट्री में आपकी आ जाएगा पासवर्ड, और कोई भी कभी आप इधर उधर हैं तो देख लेगा,
नॉट रिकमेंडेड। आपको पासवर्ड को कभी भी एक कमांड के तौर पे नहीं डालना है, वरना वो सेव हो जाएगा आपका पासवर्ड और आपका रूट यूज़र, या फिर रूट यूज़र तो खैर देख ही सकता है, लेकिन बाकी अगर आप इधर उधर हैं और हिस्ट्री आपकी किसी भी तरह लीक हुई तो आप जो है खतरे में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों की समझ रखें अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब मान लो कमांड लाइन पे कुछ आप प्रिंट करना चाहते हो, तो एक तो कमांड होता है एको। अगर मैं यहाँ पर एको हैरी लिखूँ तो देखो मुझे यहाँ पर हैरी प्रिंट हो गया है। जिस तरह हम लोगों ने अभी एको कमांड की मदद से प्रिंट किया, उसी तरह हम लोग प्रिंट एफ कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ प्रिंट एफ लिख कर, और मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट एफ और उसके बाद मैं लिखूँ दिस इज़ अ बॉल और मैं एंटर मारूँ, तो यहाँ पर इनफैक्ट प्रिंट एफ इज़ नॉट अ फंक्शन, आपको प्रिंट एफ के बाद सीधे लिखना है कुछ इस तरह से। देखो दिस इज़ अ बॉल आ गया, और अगर मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाऊँ और एंटर मारूँ तब देखो यहाँ पर एक बैकस्लैश एन भी आ जाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल वगैरह पे प्रिंट किस तरह करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अगर एल करूँगा तो मुझे सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर, जो कि मैं PWD से देख सकता हूँ। चलो बढ़िया, यहाँ तक एकदम बढ़िया था। अब अगर मैं यहाँ पर टच लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ harry.txt, क्या होगा? एक फ़ाइल बन जाएगी harry.txt के नाम की। क्या मैं एक और harry.txt बना सकता हूँ? विंडोज़ में नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपना कैप्स लॉक ऑन कर लूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ कैप्स लॉक ऑन करने के बाद, सॉरी टच लिखने के बाद कैप्स लॉक ऑन करूँगा और यहाँ पर मैं harry.txt लिखूँ, ls करूँगा, देखो दो फाइल आ गई। इसी तरह मैं हैरी नाम की 10 फाइल बना सकता हूँ। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे, टच लिखा, कैपिटल H कैपिटल A rry.txt, ls किया, देखो 3 आ गई फाइल। तो यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करके आप लोग आराम से कितनी भी फाइल्स बना सकते हो, और आप लोग आराम से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के इन फाइल्स को अगर मेंटेन कर सकते हैं तभी ऐसी फाइल्स बनाएं, वरना ऑब्वियसली आप लोग अलग अलग फाइल्स का अलग अलग नाम दें। इस तरह के कंफ्यूजिंग नाम आएंगे अगर एक ही, अगर आप कोई बड़े कोड बेस पर काम कर रहे हैं तब ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने एक फ़ाइल का नाम रखा main.py, एक और फाइल का नाम आपने रख दिया कैपिटल main.py, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ताकि किसी और का कोड बेस अगर आप देख रहे हो और उसने कुछ इस तरह का फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है तो कम से कम आपको पता चल जाए कि क्या चल रहा है। तो ये है हमारा टच कमांड और फाइल्स की केस सेंसिटिविटी। मैंने आप लोग को ऐप्ट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि आप ऐप्ट की मदद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ sudo apt install, और sudo apt install के बाद मान लो मैं स्नेल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मैं अपना sudo पासवर्ड दे दूँगा, और ये क्या करेगा, सिंपली मेरे लिए इंस्टॉल कर देगा वो पैकेज जो कि मैं चाहता हूँ। यहाँ पर स्नेल नहीं है, मैं अपाचे 2 के नाम से जो एक हमारा सर्वर होता है उसको इंस्टॉल करना चाहूँ, तो ये क्या करेगा, ये लेकर आ रहा है और ये कह रहा है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं येस कर दूंगा और मेरा अपाचे 2 जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से पैकेजेस होते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये सिंपली क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर में। ये देखो ये जल्दी से इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग अगर उबंटू डेस्कटॉप में है तब आप क्या करें, एक्टिविटीज़ पर क्लिक करके उबंटू का अपना सॉफ्टवेयर का एक सेंटर होता है, तो आप अगर यहाँ पर लिख दें सॉफ्टवेयर और देखो यहाँ पर उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर है, इस पर डबल क्लिक करके अगर आप इसको खोलेंगे तभी आप लोग को कुछ दिखाएगा स्क्रीन। आप लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया था कि जो वर्चुअल मशीन है वो थोड़ी सी स्लो चलती है कंपेयर टू रेगुलर मशीन, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन की रेगुलर मशीन। तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये देखो आ गया मेरा। आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं, मैप्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, या फिर अलग अलग तरह की कैटेगरी है। मैं चाहूँगा आप लोग इसको एक्सप्लोर करें खुद से। और डेस्कटॉप पे जैसे विंडोज़ में स्टोर होता है उसी तरह आप लोग यहाँ पर आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग को टर्मिनल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे आप लोग, अगर आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ गया अपाचे कहाँ पर, अपने सर्वर में जिसमें उबंटू डेस्कटॉप नहीं है, वो डेस्कटॉप वर्जन नहीं है उबंटू का, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह यहाँ पर माउस वगैरह से नहीं चला सकते। देखो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर ने मुझे लिस्ट कर दिए, मैं आराम से इनको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अभी के लिए बंद करूँगा
और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा अपाचे इंस्टॉल हो गया है। अब आप लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर आप लोग रेंट करते हैं और आप लोग जो है लिनक्स को डिजिटलओशन की मदद से भी यहाँ पर चला सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप लोग अगर उसको यूज़ करेंगे तो आप लोग को $100 मिलेंगे फॉर फ्री। अगर आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आप नीचे मेरा रेफरल ले लें, उससे आप लोग को डिजिटलओशन फ्री में $100 की ड्रॉपलेट्स प्रदान करेगी। तो ये एक इन्फो है आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ पर साइन अप करके अपने $100 क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात आप लोगों को बता रहा था वो ये थी कि आप लोग आराम से 10-15 लोग एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं लिनक्स की मदद से। एक ही कंप्यूटर होगा, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसमें एक साथ 10-15 लोग जो है लॉगिन करके अपना अपना काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो यूज़र 1 है और यूज़र 2 है, क्या यूज़र 1 यूज़र 2 के कंटेंट को देख सकता है? इस चीज़ से बचने के लिए यूज़र 2 क्या करेगा ऐसा कि यूज़र 1 ना देख पाए उसके कंटेंट को? और एक कंप्यूटर पे वो काम करें डजेंट मीन कि वो एक दूसरे को जानते हों या फिर वो एक दूसरे के काम को एक दूसरे को दिखाना चाहते हों। तो इस चीज़ से बचने के लिए यूज़र्स को आपस में प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से लिनक्स इस्तेमाल करता है यूज़र ग्रुप्स और परमिशंस का। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर इस फाइल में हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ ls-l, तब यहाँ पर मुझे कुछ टोटल 4 दिखा रहा है और यहाँ पर कुछ कंटेंट दिखा रहा है, कुछ डिस्प्ले करके दिखा रहा है। ये क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लूँ तो मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ टर्मिनल के अंदर। Ctrl+++ आप दबाएंगे तो जूम इन होते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी जूम इन कर लिया है ताकि आप लोग को देखने को मिले सही से मेरा टर्मिनल। तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर इशू किया कमांड ls-l, इसने मुझे बताया टोटल 4 और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिख रहा है। मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। यह है रीड राइट परमिशन। अब यहाँ पर होता है यूज़र और उसके बाद होता है ग्रुप और फिर उसके बाद होता है अदर। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये किस बारे में बात की जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर रीड परमिशन है यूज़र को तो ये यूज़र के लिए जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है वो यूज़र के लिए बात हो रही है। इसके बाद ये बात हो रही है ग्रुप के लिए और ये जो सेलेक्ट किया ये बात हो रही है अदर्स के लिए, यानी कि बाकी सब लोगों के लिए, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, यानी कि सब के लिए। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखो ये जो फाइल है 1.tx, ये फाइल का मालिक है हैरी2 और बाय डिफ़ॉल्ट हैरी2 एक ग्रुप में एडेड है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कुछ नहीं होता है, लोगों का समाहार होता है, यूज़र्स का एक समाहार होता है। एक ग्रुप होता है यूज़र्स का, एक कलेक्शन होता है यूज़र्स का, तो एक सेट होता है यूज़र्स का। एक ग्रुप में हैरी2 हो सकता है, शुभम हो सकता है, रोहन हो सकता है, रोहित हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 10-15 लोग हो सकते हैं ग्रुप में। अब क्या है कि हैरी2 तो इस फाइल का मालिक है और ये फाइल का जो ग्रुप है वो हैरी2 है, यानी कि जो ग्रुप इस फाइल को मिला है वो हैरी2 है। अब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर ग्रुप की परमिशन को रीड और राइट कर दिया तो जो भी इस ग्रुप में है वो इस फाइल को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर डैश लगा हुआ है। खैर यहाँ पर अभी राइट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि राइट परमिशन है। उसी प्रकार से बाकी सब लोग यानी कि पब्लिक वो इसको सिर्फ रीड कर सकती है, यानी कि कोई भी इंसान बाहर से आ जाता है इसको रीड कर सकता है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये परमिशंस है। तो ये जितना मैंने सेलेक्ट किया है ये है यूज़र के लिए, ये है यहाँ पर किसके लिए, ये है ग्रुप के लिए और ये है अदर के लिए। यूज़र, ग्रुप और अदर। तो मैं आशा करता हूँ ये यूज़र, ग्रुप और अदर वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डी यहाँ पर लिखा हुआ है। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, डैश लगा हुआ है तो फाइल है। अब मान लो मैं हैरी2 का मालिक होने के साथ साथ चाहता हूँ कि सबके लिए मैं परमिशन सेट कर दूँ, तब मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए हम chmod कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जाऊँगा नेट पे लिखूँगा chmod कैलकुलेटर। आप लोग कहेंगे chmod कैलकुलेटर क्या है? इनफैक्ट chmod क्या है? chmod एक कमांड होता है जो कि चेंज कर देता है फाइल के मोड को। अब देखो ये chmod कैलकुलेटर मैंने ऑनलाइन खोला है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ओनर को रीड परमिशन हो, तो क्या हुआ यहाँ पर 400 आ गया। मैं चाहता हूँ ओनर को राइट परमिशन भी हो, तो 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया 6 हो गया। और ये मैंने राइट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा। और ये मैंने कर दिया यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ 2 बढ़ गया। ये मैंने कर दिया तो यहाँ पर 6 हो गया, ये 4 हो गया। अब हालांकि मैं आप लोग को यहाँ पर chmod के बारे में बता रहा हूँ, मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि कभी भी आप लोग को ओनर के लिए, ग्रुप के लिए या पब्लिक के लिए आप लोग को परमिशन को सेट करना है तो आप करस्पॉन्डिंग चेक बॉक्सेस को टिक कर दें और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो नंबर है ये आपको मिल जाएगा। अब ये नंबर आता कहाँ से है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया है वहाँ वहाँ 1 मानना और जहाँ जहाँ मैंने टिक नहीं लगाया वहाँ 0 मानना। मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोग को समझने के लिए। अब ये क्या बन गया, ओनर के लिए क्या नंबर बन गया, 101 अभी के लिए।
और 101 क्या होता है? अगर मैं बाइनरी टू इंटीजर खोलूँ, 101 क्या होता है? तो मैं यहाँ पर बाइनरी टू इंटीजर कन्वर्टर खोल रहा हूँ और मैं 101 लिखूँगा तो ऑब्वियसली मुझे 5 मिलेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 101 किया मैंने कन्वर्ट, देखो 5 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया 101, ओनर के लिए 5 नंबर बन गया। ग्रुप के लिए क्या बना? मैंने मान लो रीड राइट और एग्जीक्यूट दे दिया, 110 बना। 110 क्या होता है? 110 6 होता है। 111 क्या होता है? 7 होता है। देख लो आप लोग करके, 0 से लेके 7 तक जाता है। तो सिंपली करना क्या है, रीड राइट और एग्जीक्यूट इसके हिसाब से नंबर बना लेना है। अगर तीनों 1 होगा तो 7 हो जाएगा, तीनों 1 है यहाँ पर फिर से 7 हो गया, 110 है तो 6 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये नंबर आप लोग को बनाना है, ओनर, ग्रुप और पब्लिक, ये ऑर्डर याद रखना है। और रीड राइट एग्जीक्यूट, ओनर को मान लो रीड और राइट देना है, एग्जीक्यूट का नहीं देना है। खैर ओनर को दे दो एग्जीक्यूट का, उसी के साथ साथ ग्रुप को दे दो राइट का और एग्जीक्यूट का, यानी कि जो भी उसके ग्रुप में एडेड है, जो भी ग्रुप है फाइल का, उसमें जितने लोग एडेड है वो राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मान लो मैंने रीड हटा दिया और राइट कर दिया पब्लिक के लिए, या फिर पब्लिक के लिए सिर्फ रीड कर दूं, तो 734 है। तो मुझे क्या करना है, अगर इस फाइल के लिए मोड चेंज करना है तो मैं ch मोड लिखूंगा, 734 लिखूंगा और 1.tx लिख दूंगा। और अब मैं अगर ls-l करूंगा तो ये देखो पहले क्या थी परमिशन और अब क्या हो गई, अब एग्जैक्टली वो हो गई जो यहाँ पर है, देखो 734 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर पब्लिक रीड भी कर सकती है, ग्रुप जो है राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड नहीं कर सकता। ओनर क्या कर सकता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट ये तीनों कर सकता है। तो ये जो परमिशन है आप लोग इससे बना सकते हैं ch मोड कैलकुलेटर से, और ch मोड कैलकुलेटर से परमिशन बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर ch मोड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ch मोड कमांड जो होती है वो परमिशन को चेंज करने के काम आती है। तो किसी भी फाइल की या डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज करना है, ch मोड कमांड का आप लोग इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बाइनरी टू इंटीजर का आपको मैं आशा करता हूँ मालूम होगा, और बाइनरी टू इंटीजर कुछ नहीं, आप लोग अगर आप लोग को नहीं मालूम बाइनरी टू डेसिमल क्या है, बाइनरी टू डेसिमल इंटीजर, आप लोग को सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करना है, वरना आप लोग इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर इसने करके भी बताया कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पर जो जो नंबर है 2 की पावर पे रेस करके ऐड करते जाते हैं सिंपली। तो यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे जितने इसके 1 हैं यहाँ पर, उससे 2 टू द पावर जितने 1 हैं उससे। तो बाइनरी टू डेसिमल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं आशा करता हूँ सबको मालूम होगा। तो ये था हमारा ch मोड कैलकुलेटर, और मैं आशा करता हूँ कि ये लिनक्स की परमिशंस वगैरह एकदम क्लियर हो गई होंगी, और आप लोग लिनक्स की परमिशंस को चेंज करके रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को परमिशंस है फाइल पर तब आप लोग ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं, और ग्रुप को चेंज करने के लिए chgrp का आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग कुछ और कमांड्स के बारे में देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टॉप कमांड को रन करते हैं तो ये आप लोग को वो टॉप प्रोसेसेस बताएगा जो कि आपकी सबसे ज़्यादा रिसोर्स को कंज्यूम कर रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर मार के यहाँ पर सिंपली Q दबा दूँ और उसके बाद मान लो मैं PS लिखूँ, मैं PS कमांड के बारे में आप लोग को बताता हूँ। PS कमांड क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेसेस जो चल रही हैं उनको लिस्ट करता है। तो PS क्या होता है, PS सिंपली आप लोग को सारी की सारी प्रोसेसेस को जो कि आप अभी चल रही हैं उनको दिखाता है। तो मैं जैसे ही PS-A मारूंगा तो आप लोग देखो ये फायरफॉक्स मुझे दिख गया है। अब PS-A क्या करता है, सारी की सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस को भी डिस्प्ले करता है। तो ये दो कमांड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक PS जो कि सारी की सारी प्रोसेसेस को लिस्ट करता है, और उसी के साथ साथ आप लोग का एक टॉप जो कि क्या करता है, आप लोग को बताता है कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कौन कौन सी जो आपकी रनिंग प्रोसेसेस हैं वो ले रही हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स को खोल रखा है अभी, तो मुझे बता रहा है कि फायरफॉक्स सबसे ज़्यादा ले रही है। तो मैं फायरफॉक्स को बंद कर देता हूँ ताकि सिंपली मुझे आराम से कंप्यूटर में काम करने का मौका मिले, क्योंकि कंप्यूटर स्लो हो जाता है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को खोलेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किल कमांड की। तो अगर मान लो मैं PS लिखता हूँ और मुझे मिल जाता है, मान लो मैंने ये खोला अपना फायरफॉक्स खोला, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँ PS-EF। जैसे मैं PS-EF खोलूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना जो मेरा फायरफॉक्स है, जो भी मेरा फायरफॉक्स चल रहा है उसको मान लो मैं बंद करना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं टॉप कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। टॉप कमांड मुझे फायरफॉक्स दिखाएगा। फायरफॉक्स क्यों दिखाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये मेरी सबसे ज़्यादा रैम ले रहा है। अब देखो इसकी प्रोसेस ID क्या चल रही है, फायरफॉक्स की ये चल रही है। मैं इस प्रोसेस ID को कॉपी कर लेता हूँ, 32731 है मेरी प्रोसेस ID। अगर मैं किल 32731 कर दूँ
और एंटर मारूँ तो ये क्या होगा, देखो फायरफॉक्स इसने बंद कर दिया ऑटोमेटिकली। तो किल कमांड से आप लोग प्रोसेसेस को किल कर सकते हैं और प्रोसेसेस को किल करके आप लोग आराम से बंद कर सकते हैं प्रोसेस को कमांड लाइन से। तो अभी तो मैं यहाँ पर फायरफॉक्स के GUI में जाकर जो एक्स बटन है उसको दबाकर बंद कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे कि जब भी आप लोग अपने सर्वर वर्जन में हैं, अगर आप लोग किसी VPS वगैरह में हैं जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, बाय द वे मैंने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के वीडियोस बना रखे हैं इस चैनल पर, तो अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं एक्सेस उनको, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी डिजिटल ओशन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि उबंटू कैसे डालना है सर्वर पे, किस तरह सर्वर पे वेबसाइट्स को होस्ट करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चले जाएँ, ये डिजिटल ओशन VPS ट्यूटोरियल्स यूजिंग डिजिटल ओशन नाम से प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस कर लें। और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, अपाचे, लैम्प, सर्वर सेटअप, सब कुछ, काफ़ी लिनक्स है इसके अंदर। ये वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है पूरे लिनक्स के कमांड लाइन बेसिक से लेके सब कुछ, इंस्टॉलेशन से लेके सब कुछ। यहाँ पर मैं डेप्थ में जाता हूँ, इसलिए आप लोग VPS ज़रूर देख लेना ट्यूटोरियल मेरे। उसी के साथ साथ एक लिनक्स का कोर्स भी आने वाला है चैनल पे, वो भी आप लोग ज़रूर से देखना। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, या फिर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, जिस भी तरह आप लोग सेव करना चाहते हैं कंटेंट को आप कर लेना। और मैंने आप लोगों को बताया टॉप कमांड के बारे में, किल कमांड के बारे में, PS कमांड के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको विम एडिटर के बारे में बताना चाहूँगा। मान लो मैं यहाँ पर अभी LS करता हूँ, LS। विम एक टेक्स्ट एडिटर होता है। अभी टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, विम आपको मदद करेगा एक फाइल के कंटेंट को चेंज करने के लिए। मान लो मैं harry.txt को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा vim harry.txt। तो अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा sudo। बाय द वे मैं sudo su कर लूँगा, उससे क्या होगा कि ये डॉलर यूज़र जो है ये पाउंड में चेंज हो जाएगा। डॉलर का मतलब होता है रेगुलर यूज़र, पाउंड का मतलब होता है सूडो यूज़र। तो sudo su जब मैं करूँगा और मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, तब क्या होगा, ये देखना डॉलर पाउंड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि मैंने शायद गलत डाल दिया पासवर्ड अपना, फिर से गलत डाल दिया। मैं अपने पासवर्ड को ठीक से डालता हूँ और इस बार इट शुड गो थ्रू। हाँ, चला गया। तो देखो ये रेगुलर यूज़र जो है सूडो यूज़र में कन्वर्ट हो गया, हैश लिख कर आ रहा है अभी यहाँ पर। तो हुआ क्या, यहाँ पर मैंने अपने रेगुलर यूज़र को सूडो यूज़र में यानी कि सुपर यूज़र में चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ apt इंस्टॉल विम। अभी देखो ये मेरे लिए विम इंस्टॉल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मेरे लिए विम एडिटर इंस्टॉल कर देगा इस सिस्टम पे। मैं फिर आराम से कमांड लाइन से एडिट कर सकता हूँ अपनी फाइल्स बहुत ही आराम से। तो मैं इसके इंस्टॉल होने तक का वेट करूँगा, और ये इंस्टॉल हो रहा है, स्पीड वगैरह सब कुछ। देखो एक टर्मिनल में आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सबसे कितनी मतलब कमाल की बात है। सिर्फ एक टर्मिनल है, उसमें टेक्स्ट को ब्लेड किया जा रहा है और सारी की सारी प्रोग्रेस वो दिखा देता है। तो यहाँ पर 81%, 83%, 86। तो विम क्या होता है बेसिकली, आप लोग एडिट कर पाएंगे इस फाइल को। तो इसको इंस्टॉल करने का मौका देते हैं, प्रोग्रेस भी दिखा रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग विम का इस्तेमाल करके, और फाइल को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एडिट करना। विम के जोक सुने होंगे आप लोगों ने कि एग्जिट नहीं कर सकते विम को, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा विम कैसे एग्जिट करना है। और विदाउट विम ये जो कोर्स है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को विम के बारे में बताऊँ। LS करूँगा, विम harry.txt करूँगा, और ये देखो विम सोर्स का एडिटर खुल गया है। अब मैं कुछ भी टाइप करूँ अगर, तो टाइप नहीं होगा जब तक कि मैं आई ना दबाऊँ। मैंने अभी गलती से आई दबा दिया तो टाइप होने लग गया, लेकिन अगर मैं एस्केप दबाऊँ, कोई भी बटन दबाऊँ, ये देखो क्या हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आई दबाना होता है, आपको आई दबाना है, यहाँ पर नीचे इंसर्ट लिख कर आ जाएगा। अब आप कुछ भी टाइप करें, I am typing this and not that, which is great, ठीक है, and also awesome, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊँगा, तो इंसर्ट मोड से मैं जा चुका हूँ। अब मैं कोलन दबाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ बिना सेव किए एग्जिट करूँ तो मैं Q दबा दूँगा, और अगर मैं चाहता हूँ सेव करके एग्जिट करूँ तो मैं WQ दबा दूँगा, ठीक है। तो मैं WQ दबाऊँगा तो ये सेव हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ विम harry.txt तो मुझे पुराना कंटेंट मिलेगा। मान लो कि मैं आई दबा के यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ गलती से, या फिर गलती से इसके कंटेंट को मिटा बैठता हूँ और मैं चाहता हूँ सेव ना हो ये, तो मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊँगा ताकि इंसर्ट मोड से बाहर आ जाऊँ, कोलन दबाऊँगा, Q दबाऊँगा और एक एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊँगा, एंटर मारूँगा। अब मैं वापस से विम harry.txt करूँगा तो पुराना कंटेंट आ जाएगा क्योंकि मैंने सेव नहीं करी थी फाइल। तो ये होता है हमारा विम। तो
escape:/w से आप लोग एग्जिट कर सकते हैं विम एडिटर को। सो इस वीडियो में गाइज लिनक्स के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी ज्ञान दिया और मैं इस चैनल पर पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ लिनक्स का, जिसमें कि मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताऊँगा। वैसे आप ये VPS की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी वेब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में जानने को मिलेगा, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करके देख लें। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं, और वैसे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं VPS ट्यूटोरियल्स कोड विद एरी, चैनल पर आकर भी खोलकर देख सकते हैं। सो गाइस मैंने कोशिश की एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी लोगों को इशू होता है क्योंकि आजकल क्या है कि ना लिनक्स इतना ज़्यादा, हम में से कई लोग क्या करते हैं, लिनक्स को हम लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं घर में, और लिनक्स को हम लोग वर्क पे या फिर स्कूल में या फिर वहाँ पर जहाँ पर हमको वेबसाइट वगैरह होस्ट करनी है, या फिर हमें मान लीजिए कुछ एक PHP और ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो लिनक्स क्योंकि फ्री है, उबंटू काफ़ी पॉपुलर है, तो अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर रहे हैं और आपके पास क्लाइंट आता है, तब आप लोग ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इस बात के कि उसके पास उबंटू होगा या फिर कोई लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेड हैट वगैरह, तो आप लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। और कर भी पाते हैं तो लोगों को पता नहीं होती हैं चीज़ें। chmod कैसे काम करता है लोगों को पता नहीं होता है। chmod कैलकुलेटर के बारे में लोगों ने सुना नहीं होता है, और ये नंबर कहाँ से आए ये लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है ये आप लोगों के लिए, एक रिवीजन के लिए भी, आप लोग इसको वापस आके देख सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ एकदम काफ़ी चीज़ें इस वीडियो ने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी होंगी। और लिनक्स काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड भी था इस चैनल पे, हर कमेंट में हर अगला कमेंट कहता था कि लिनक्स के बारे में कमांड लाइन बेसिक्स। यहाँ पर मैं ये LS वगैरह कमांड्स यूज़ करता था, तो लोग कहते थे हमें नहीं है मालूम। हर तरह का स्टूडेंट होता है चैनल पे, कोई भी इंसान आता है तो ज़रूरी नहीं है उसको LS आता हो, हर चीज़ हर किसी को नहीं मालूम होती है, तो इसीलिए मैंने आज ये गैप कंप्लीट कर दिया इस चैनल पर। सो इस चैनल पर लिनक्स का एक पूरा कोर्स आएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखें उसको, और इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिनक्स का नया कोर्स या नहीं, ताकि वो जब भी आएगा तो मैं आपके उसी कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि लिनक्स का जो कोर्स है वो आ गया है। इसलिए नीचे कमेंट ज़रूर लिख देना। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरा जो डिजिटल ओशन का लिंक है वो ले सकते हैं। मैं डिजिटल ओशन का अपना रेफरल लिंक डाल दूंगा, उससे होगा क्या, $100 आप लोग को मिलेगा। आप लोग आराम से VPS बना सकते हैं, और अगर नहीं आता आप लोग को तो ये आप प्लेलिस्ट देखकर बना सकते हैं। आपको $100 एकदम फ्री में आप लोग VPS बना सकते हैं। VPS क्या है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यानी कि क्लाउड पे मशीन होगी, आपको मिल जाएगी। आपको $5 देने होंगे महीने के 1 GB की मशीन के लिए, और आपके पास $100 फ्री में क्योंकि आपको मिलेंगे। आप लोग आराम से $5 की मशीन ले सकते हैं। $5 की मशीन बना के आप लोग जितनी टेस्टिंग मन चाहे कर सकते हैं, बिना वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किए, बिना इस सब टेंशन के। कुछ लोगों के पास स्लो कंप्यूटर होता है इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। प्लस आप लोग उस वर्चुअल मशीन को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उसमें सिर्फ कमांड लाइन होगी। यहाँ पर क्या है कि आप लोग को डेस्कटॉप भी देखने को मिल रहा है, कमांड लाइन भी देखने को मिल रही है, इसलिए मेरे हिसाब से CLI को सीखना है तो कमांड लाइन इंटरफेस होना चाहिए, कमांड लाइन ओनली इंटरफेस। उस तरह का इंटरफेस होगा तब आपको अगर एक फ़ाइल बनानी है तो आप लोग को वहीं से बनानी होगी। आप यहाँ पर नहीं आएंगे फाइल मैनेजर में फ़ाइल को बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर से एक्सेस करना, और अपने $100 तो कम से कम क्लेम कर लेना। आप लोग नुकसान मत करना, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके आप लोग अपना कार्ड ऐड करके, जो कि चार्ज नहीं किया जाएगा, आप लोग आराम से $100 क्लेम कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ क्लियर होगा सब कुछ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि जो लिनक्स का प्रयास है मेरा आपको समझाने का समझ में आया होगा। अगेन मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि मैं लिनक्स का एक फुल फ्लेज्ड कोर्स इस चैनल पर रिलीज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे नीचे कॉमेंट में अपना नाम वगैरह बता दें जैसे कि मैंने आप लोग से पूछा था। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोर्स बहुत जल्दी ड्रॉप करूँगा लिनक्स का, डेवऑप्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं यार चैनल पर, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और कम से कम आप लोग अपना कमेंट तो नाम करके बताइए अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।